We are going to start with chapter number 12th, depreciation. The very first is meaning and definition of depreciation. The word depreciation is derived from a Latin word depretium, where de means decline and pretium means price. The word depreciation stands for decline in the value of asset in modern context. It stands for a gradual and continuous decline in the book value of the fixed asset due to their use and aligned reason. डेप्रिसिएशन एक लैटिन वर्ड से बना है। इसमें डी का मतलब होता है डिक्लाइन और प्लेटिनियम का मतलब होता है प्राइस। जब किसी एसेट के प्राइस में कोई डिक्लाइन डिक्रीज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी एसेट के कॉन्टीन्यूसली यूज़ करने से जो उसकी वैल्यू है वो कम हो जाती है, ग्रेजुअली आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। कोई भी रीज़न हो सकता है। किसी भी रीज़न की वजह से जब किसी एसेट की वैल्यू डिक्लाइन करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। सो देयर आर फ्यू डेफिनेशंस। द वेरी फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू CIMA लंडन, depreciation is the permanent decrease in the value of an asset due to use or the lapse of time. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब किसी भी एसेट की जो वैल्यू है वो परमानेंटली कम हो जाती है। रीज़न कोई भी हो सकता है कि हम उसको लगातार उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम होगी, या टाइम के साथ वो पुरानी हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, तब भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सो रीज़न कुछ भी हो सकता है कि किसी भी रीज़न की वजह से वैल्यू कम हो रही है। बस एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेप्रिसिएशन टर्म के साथ। क्लियर? नेक्स्ट इज causes of depreciation. So basically there are two causes, फिजिकल एंड फंक्शनल कॉज, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो हम चार्ज करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल कॉजेज। द वेरी फर्स्ट इज़ वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब होता है कि जब हम किसी एसेट को लगातार यूज़ करते जाते हैं तो उसके जो पुर्जे पार्ट्स होते हैं वो ऐसे ऐसे घिसने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी के पास एक ही मशीन है, कंपनी उसको 2 शिफ्ट में इस्तेमाल करती है, मॉर्निंग भी उसी मशीन से काम करती है, रात को भी उसी मशीन से काम करती है, तो वो इस मशीन का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आहिस्ते-आहिस्ते उसकी वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि उसके जो पुर्जे होते हैं वो घिसने शुरू हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सो वियर एंड टियर। सेकंड इज़ डिस्ट्रक्शन। कई बार जो एसेट होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, लाइक फ्लड आ गया, फायर लग गई या कुछ भी हो गया जिसकी वजह से जो एसेट है वो टूट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अभी वो काम कर सकती थी बट इस कॉज की वजह से उसकी जो वो डिस्ट्रॉय होगी, अब उसकी जो वैल्यू है अपने आप कम कर हो जाएगी, क्योंकि जब आइटम न्यू होती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जब उसमें रिपेयर है ना, ऐसे डिस्ट्रॉय हो, जिसको हम दोबारा ठीक करवा के इस्तेमाल करेंगे तो वो वैसा काम नहीं करती जैसे वो पहले कर रही थी। सो ये भी एक रीज़न हो गया। Then it is decay. It refers to lessening in the utility of an asset by the effect of nature. कई बार जैसे कोई लोहे की आइटम है, आप उसको बाहर रख दो तो बारिश पड़ रही है, उस पर जंगाल लगना शुरू हो जाता है, उसकी वैल्यू जो है वो अपने आप कम हो जाएगी क्योंकि वो टाइम से पहले ख़राब हो जाएगी। ठीक है। सो डिस्ट्रक्शन में वो टूट जाती है किसी भी कॉज के कारण। डिके में टाइम के साथ साथ वो उसकी जो वैल्यू है कम हो जाती है क्योंकि ओपनली हमने इसको बाहर रखा हुआ है, वेदर में चेंज आने की वजह से या कोई भी चेंज आने की वजह से इसमें जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। सो दीज आर द फिजिकल कॉजेज, वियर एंड टियर, डिस्ट्रक्शन एंड डिके। डिके का मतलब कम हो जाना किसी भी मॉइस्चर और वेदर की चेंज की आने की वजह से। नेक्स्ट इज फंक्शनल कॉजेज। द वेरी फर्स्ट इज ऑब्सिलेंस। इसमें क्या होता है कि कई बार जो एसेट होती है वो आउटडेटेड हो जाती है क्योंकि न्यू फैशन आ जाता है और उसकी वजह से उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जैसे मोबाइल्स की बात करें तो मोबाइल्स में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है। हर साल हमारे पास कितने नए मॉडल आ जाते हैं मोबाइल के। सो जब आप कोई मोबाइल ख़रीदते हैं तब वो लेटेस्ट होता है, बट आफ्टर सम टाइम न्यू मॉडल्स आ जाते हैं और अल्टीमेटली उस जो फ़ोन जो आपने ख़रीदा था उसकी वैल्यू खुद कम हो जाएगी। सो जो टेक्नोलॉजी में बेसिकली चेंज आने की वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑब्सिलेंस या ऑब्सलीट। देन इट इज़ इनएडुक्वेसी। कई बार कंपनी के पास कोई एसेट होती है, एसेट अच्छा काम भी कर रही होती है, बट कंपनी ने वो एक्टिविटी छोड़ दी, ठीक है, जिसकी वजह से वो एसेट अभी भी अच्छा काम कर सकती थी बट उसको हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, वो वैसी की वैसी ही पड़ी है।
कॉन्टीन्यूसली वो काफ़ी देर तक वैसे ही पड़ी रही, कंपनी उस एसेट को यूज़ ही नहीं कर पाई, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे गाड़ी अगर आप उसको 1 साल 2 साल खड़े रखो, उसके बाद आप उसको दोबारा चलाने की कोशिश करोगे तो उसमें खर्चा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो पड़े पड़े ही उसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, उसको बोलते हैं इनएडिक्वेसी। देन इट इज़ इफ्लुक्शन ऑफ टाइम। इफ्लुक्शन का मतलब होता है पैसेज ऑफ टाइम, कि कई एसेट्स हमारे पास ऐसी होती हैं लाइक लीज, पेटेंट, लाइसेंस, कॉपीराइट, इनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ अपने आप कम हो जाती है। जब ये न्यूली डेवलप हुए थे तो इनकी वैल्यू ज़्यादा थी, अब इसको काफ़ी साल हमने इस्तेमाल कर लिया है तो इसकी वैल्यू आहिस्ते आहिस्ते अपने आप कम हो जाएगी, और कंपनी जो अपना ये लॉस है वो आहिस्ते आहिस्ते इंस्टॉलमेंट्स में पूरा भी कर सकती है। क्लियर? एंड नेक्स्ट डी पॉइंट इज डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब होता है जैसे माइंस होती है, ऑयल्स वेल होते हैं, उसमें एक लिमिट में ये जो माइंस में कोयला होता है या ऑयल्स वेल में ऑयल्स होता है वो एक लिमिट में प्रेजेंट होता है। जब हमने पूरा उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया, पूरा इस्तेमाल कर लिया, तो वो माइन ख़त्म होगी, उसमें कोयला ख़त्म हो गया, अब उस दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक है, सो जो हम धरती के नीचे से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो एक लिमिट क्वालिटी में, क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। जब आपने पूरा इस्तेमाल कर लिया तो उसकी वैल्यू कम होगी, उसको भी हम डेप्रिसिएशन में ही काउंट करते हैं। एंड लास्ट इज एग्जॉक्शन। इसका मतलब होता है जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, इनकी एक वैल्यू होती है, इनकी एक एज होती है जब तक ये हमें काम आते हैं। उसके बाद वो एनिमल या वो प्लांट हमें काम नहीं आता। ठीक है, एज की वजह से वो एग्जॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जो उसकी कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एग्जॉक्शन। सो वैल्यू कम ही होगी अल्टीमेटली। So these are some of the causes of depreciation bifurcated into two categories, that is physical and functional. Clear? Next is characteristics of depreciation. The very first is depreciation is non-cash item. Depreciation एक खर्चा है, कंपनी अपने लिए ही ये खर्चा साइड पे रखती है, बट इसमें ये नहीं होता कि कंपनी ने पैसे उठा के अलग रख लिए। एक खर्चा ज़रूर दिखा दिया जाता है सो दैट कि प्रॉफिट कम हो जाए, और आफ्टर सम टाइम जो है हम डेप्रिसिएशन से न्यू एसेट को परचेज कर सके, बट फिजिकली कोई कैश उठाकर हम डेप्रिसिएशन नहीं डाल रहे। ठीक है, इसलिए नॉन कैश होता है। डेप्रिसिएशन में भी फंक्शनल और फिजिकल, जो भी हमने रीड किया, कोई भी रीज़न हो सकता है। Depreciation is a process of allocation of the cost and not of the valuation of the fixed asset. Ultimately objective ये होता है कि हमें पता है कि हमने एक एसेट खरीदी, उसकी एक लाइफ है, उस लाइफ के बाद वो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमें वो खर्चा पूरा करना है कि जब तक वो एसेट है उसका अच्छा यूज़ किया जाए, कि जब वो एसेट ख़त्म होगी तो हमारे पास इतने पैसे हो जाएं कि हम एक न्यू एसेट को परचेज कर सकें। ठीक है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन का खर्चा चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट ओनली। फिक्स्ड एसेट जिसको हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, मतलब जो टेंजिबल होती है, सिर्फ उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन। इनटेंजिबल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अमोर्टाइजेशन। Depreciation is a continuous fall in the utility of the fixed asset till the end of its useful life. डेप्रिसिएशन का मतलब ही यही होता है कि इसकी जो एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है जितनी उसकी लाइफ थी। जब उसकी लाइफ पूरी होगी तो वो एसेट की वैल्यू भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। जितने साल तक उसकी लाइफ है उसकी वैल्यू आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाती है। इट इज़ अ चार्ज टू द रेवेन्यू टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। हम सीखेंगे आगे कि डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा है। जो भी कंपनी साल के दौरान पैसे अर्न करती है उसमें हम एक खर्चा दिखा देते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट है हम सही कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इट इज़ डेप्रिसिएशन वंस चार्ज कैन नॉट बी रिकूप्ड आफ्टरवर्ड्स। एक बार आपने जो मेथड सेलेक्ट कर लिया डेप्रिसिएशन का, उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। Depreciation is always charged whether the asset is carefully handled or neglected or it remains out of the use for some time. Depreciation एक हमारे लिए खर्चा है, हम अपने खर्चा अपने मेथड के अकॉर्डिंगली चार्ज करते जाएंगे। ठीक है, इसमें जो होता है हमारा मेन होता है कि हम अपने एसेट को अच्छी तरह से केयरफुली हैंडल करें, या हम उसको अच्छी तरह से केयर नहीं कर रहे, इसको नेग्लिजेंट करके ना केयरलेस मैनर से इसको कर रहे हैं। बट जो भी है हमारे पास, हम अपना खर्चा डालते रहते हैं। It is always calculated in a systematic manner. Through it is impossible to calculate exact amount of depreciation by whatever method it may be calculated. हम आगे पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन के हमारे पास काफ़ी मेथड्स होते हैं,
ठीक है, अकाउंटिंग है, एक मेथड बना गया, एक दो मेथड बना दिए गए हैं, हम उसको यूज़ करते हैं, बट इसके साथ हम एग्जैक्ट नहीं वैल्यू कैलकुलेट कर सकते कि एक एसेट में एग्जैक्ट कितना फॉल आ रहा है। हमें एक एस्टिमेशन मिल जाएगा, क्योंकि हमने अकाउंटिंग के फीचर्स में भी पढ़ा था, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट, वो एग्जैक्ट है ही नहीं। एक एस्टिमेशन है, एक हमारे पास पाथ है, एक डायरेक्शन है, हम उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। सो वो वाला रूल डेप्रिसिएशन में भी अप्लाई होता है। टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट कैन नॉट एक्सीड इट्स डेप्रिशिएबल वैल्यू। अब देखो, ये नहीं हो सकता कि आपकी जो एसेट है वो 10 लाख की है और आप जब खर्चा चार्ज कर रहे हो तो आप 12 लाख का डाल रहे हो। इज़ इट पॉसिबल? नो। जितनी एसेट है उतनी ही उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। डेप्रिसिएशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्लक्चुएशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि हम मार्केट को ध्यान में नहीं रखते। हमने जो मेथड सेलेक्ट कर लिया, हम उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं। अब चाहे मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो, ज़्यादा हो, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो हमने मेथड सिलेक्ट किया हम उसके अकॉर्डिंगली करते रहेंगे। क्लियर? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। क्या ज़रूरत है हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, अब हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कंपनी अपने सही प्रॉफिट को कैलकुलेट करेगी जब कंपनी अपने डेप्रिसिएशन का खर्चा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालती है, जिसकी वजह से उसका जो एक खर्चा बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है और हमें एग्जैक्ट पता लगेगा हमारा कितना प्रॉफिट हो गया। अगर हम डेप्रिसिएशन का खर्चा नहीं डालते तो जो हमारा प्रॉफिट है वो ओवरस्टेटेड हो जाएगा। सेकेंड इज़ ट्रू एंड फेयर वैल्यू इन द बैलेंस शीट। हम चाहते हैं कि जो हमारी एसेट है उसकी बिल्कुल सही सही वैल्यू जो है हम बैलेंस शीट में शो करें। अब जब हम किसी एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका यूज़ करने की वजह से उसकी वैल्यू भी कम होगी। सो डेप्रिसिएशन का खर्चा डालकर हम उस वैल्यू की, उस एसेट की एग्जैक्ट वैल्यू दिखाना चाहते हैं। अगर हम डेप्रिसिएशन का खर्चा नहीं दिखाएंगे तो हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें हमारी एसेट की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही दिखा दी जाएगी। ठीक है, बट हम उसको यूज़ करें तो टाइम के साथ किसी भी रीजन के साथ उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो आपको उसकी कम वैल्यू दिखानी चाहिए, सो दैट कि जो बैलेंस शीट है आपको ट्रू एंड फेयर दिखाए सभी वैल्यूज़ को। देन थर्ड इज़ एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द कॉस्ट। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो प्लांट मशीनरी टूल्स का इस्तेमाल कर रही है, जब वो इस्तेमाल करेगी तो जितना पैसा वो उसके ऊपर खर्च कर रही है, वो पैसा, वो खर्चा भी तो उसने पूरा करना है। तो वो खर्चा हम किस नाम के ऊपर डाल रहे हैं? डेप्रिसिएशन नाम के ऊपर। तो कंपनी अपने डेप्रिसिएशन का खर्चा दिखाएगी सो दैट कि जितना उसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर पैसा खर्च किया है वो अपना पैसा भी रिकवर कर सके बाय सेलिंग द प्रोडक्ट। फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। देखो, डिविडेंड हम अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, जैसे बैंक के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है ऐसे शेयर होल्डर्स को हम एक डिविडेंड देते हैं। अब डिविडेंड प्रॉफिट में से दिया जाता है, तो पहले हमारे पास सही प्रॉफिट तो आए, हम अपने प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन खर्चा चार्ज कर लेते हैं। सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है, जो अल्टीमेटली हमारा ही प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से हम अपने शेयर होल्डर्स को पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे जो कंपनी की कैपिटल होती है वो इंटैक्ट रहती है, मतलब ठीक रहती है। कैपिटल ज़्यादा भी नहीं होती, कम भी नहीं होती, बिल्कुल जितनी हमने चाहिए थी उतनी ही होगी। ठीक है, सो कितना पैसा हम डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हमें कैसे पता लगता है? डेप्रिसिएशन से। फिफ्थ इज रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट। हमें पता है कि हर एक एसेट की एक लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद उस एसेट जो है वो बेकार हो जाएगी, हमें न्यू एसेट चाहिए। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास एक ज़रिया है जिसके थ्रू जो है हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और ये कंपनी के लिए कन्वीनियंट हो जाएगा कि जो कंपनी है वो आफ्टर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट जो है उसको रिप्लेस कर सकती है बहुत ईजिली। एंड लास्ट पॉइंट इज सेविंग इन इनकम टैक्स। देखो, इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है? कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, और प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस। सो डेप्रिसिएशन का खर्चा डालेंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो इनकम टैक्स भी कम हो जाएगा। क्लियर? सो दीज आर द नीड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज बेसिक फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, कि कौन से अलग अलग फैक्टर्स हैं जो डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करते हैं। देखो, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। नंबर वन इज कॉस्ट ऑफ एन एसेट,
कि जब हम किसी एसेट को खरीदते हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट थी, उसको इंस्टॉल करवाने में, उसका किराया देने में, उसको लोड अनलोड करने में, या वो उसके ऊपर टैक्सेस पे करने में, अल्टीमेटली वो कॉस्ट हमें कितने की पड़ी। सो जितने भी खर्चे हम एसेट को एक्वायर करने में लगाते हैं, उसको इंस्टॉल करने में, यूज़ की पोजीशन तक लाने में लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एन एसेट। तो पहले तो पता होगा ना कि हमारी एसेट कितनी कॉस्ट की है, तभी हम उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कि कितना खर्चा डालना है कितना नहीं। सेकेंड इज़ एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ। जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्टाइज होते हैं, वही हमें गाइड करते हैं कि एक एसेट कितने साल तक जो है अच्छी तरह से काम कर सकती है। हर एक एसेट को प्रिजर्व करने का, उसको मेंटेन करने का एक ढंग होता है कि कौन से कंडीशंस के अंडर उसको कैसे संभाल के रखना पड़ेगा। सो उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी लाइफ एस्टिमेट करते हैं। लाइफ कैन बी एस्टिमेटेड इन ईयर्स, मंथ, डेज, आवर्स, है ना, किसी भी रेंज में। देन थर्ड इज सेल्वेज, रेजिड्यूल एंड स्क्रैप वैल्यू। अब देखो हमारे पास एक मशीन है, उस मशीन की जो वैल्यू है वो है मान लीजिए 10 लाख। उस मशीन को हमने 10 साल के लिए इस्तेमाल करना। अब 10 साल पूरे हो गए, अब मशीन वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, टूट फूट चुकी है, उसको बिल्कुल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट वो मशीन किसकी बनी है? लोहे की बनी है। उसको जाके उसका लोहा जब जाके हम बेचेंगे तो कुछ तो हमें मिलेगा ना। जो बची कुची वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं रेजिड्यूल, स्क्रैप या सैल्वेज वैल्यू। ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ एसेट में से रेजिड्यूल वैल्यू को अगर माइनस कर देंगे उसकी लाइफ के अकॉर्डिंगली तो यू विल गेट द स्क्रैप वैल्यू। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है। सो सिंपल स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जब एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है, वो एसेट बिल्कुल बेकार हो जाती है, तब हम उस एसेट को बेच के कितना पैसा अर्न कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। फोर्थ इज प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल। हर एक एसेट को जब हम इस्तेमाल करते हैं उनको रिपेयर और रिन्यूअल्स तो चाहिए, सर्विस तो चाहिए, सो दैट कि वो जो एसेट है वो अच्छी पोजीशन में काम करती रहे। जैसे हमारे पास एक्टिवा होती है, मोटरसाइकिल होता है, कार होती है, हम टाइम टू टाइम उसकी सर्विस करवाते रहते हैं। तो सर्विस करवाने का हमारा एक ही लॉजिक होता है कि वो स्मूथली वर्क करती रहे। सेम इन द केस ऑफ एसेट्स ऑल्सो, कि हम एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वैल्यू एडवर्सली इफेक्ट ना हो, उसको संभाल से हैंडल करना, ध्यान से उसको संभाल के रखना, ये सभी वैल्यू जो है हम ध्यान में रखते हैं। सो हम एक और प्रोविजन बनाते होते हैं कि इसमें रिपेयर्स कितनी बार होगा, कितनी बार इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, सो दैट कि जो हमारी एसेट है वो अच्छी तरह से काम करती रहे। देन फिफ्थ इज डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ ऑब्सिलेंस। कई बार जो एसेट की वैल्यू होती है वो टाइम से पहले ही ऑब्सलीट हो जाती है। हमने सोचा होता है कि जो ये एसेट है ये 6 साल काम करेगी, 6 साल तक हमें फ़ायदा देगी, इसकी लाइफ 6 ईयर्स है, बट कई बार उसकी वैल्यू 5 ईयर में ही ख़त्म हो जाती है, टाइम से पहले ही वो आउटडेटेड होगी, ऑब्सलीट होगी, तो उसको भी हम डेप्रिसिएशन का एक फैक्टर काउंट करते हैं। अब देखो जैसे कोई कंपनी है वो 2G की सर्विस प्रोवाइड करी थी, तो 4G आ गया। अब जब 4G आ गया तो अपने आप 2G की वैल्यू ज़ीरो होगी। हमने तो सोचा था कि 2G अभी 2-3 साल और चलेगा, बट 4G आने की वजह से, न्यू इन्वेंशन आने की वजह से जो पुराना था उसकी वैल्यू अपने आप ज़ीरो हो जाती है। देन सिक्स्थ इज लीगल प्रोविजन। जो रूल्स में बना है, प्रोविजन फॉर कंपनीज एक्ट 2013 या इनकम टैक्स में जो भी आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताया गया है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। वो भी हमें इफेक्ट करता है कि आप कायदे में रह के, रूल्स रेगुलेशन में रह के डेप्रिसिएशन को चार्ज करें। Then last is addition to asset, any capital expenditure incurred on extension or addition to old machinery will be subject to depreciation. अगर आप कोई एक एसेट पहले इस्तेमाल कर रहे थे, अब आपने 2 एसेट्स ले ली हैं या आपके पास 3 एसेट्स हो गई हैं, जितने भी आप उसमें एडिशन करते जाएंगे डेप्रिसिएशन उसके अकॉर्डिंगली हम चार्ज करते जाएंगे। ये प्रैक्टिकल भी आएगा कि कई बार क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक मशीन होगी, कई बार हमारे पास 2 मशीन होंगी, कई बार 3 होंगी, तो अलग अलग एसेट के ऊपर कैसे कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो हम प्रैक्टिकली भी सीखेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करते हैं कि एसेट कितने की है, कितनी उसकी लाइफ है, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, रिपेयर्स या रिन्यूअल उसको कितना चाहिए, टाइम से पहले तो नहीं वो ऑब्सलीट हो जाएगी, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, और हम कितनी न्यू एसेट्स को एडअप करते जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज देयर आर फ्यू टर्म्स which we are going to discuss. These terms are different from depreciation, काफ़ी कोरिलेट करती हैं, बट हर एक टर्म का अपना अपना मीनिंग है. So let us start with discussing some concept related to depreciation. The very first is depletion.
डिप्लीशन इम्प्लॉयज रिमूवल ऑफ एन अवेलेबल बट इररिप्लेसेबल रिसोर्सेज, कि हमने जितना भी हमारे पास एसेट था उसको पूरा इस्तेमाल कर लिया है, अब वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जैसे हमने पहले एग्जांपल एक्सट्रैक्शन में डिस्कस की कि कोल माइंस होती हैं, ऑयल माइंस होती हैं, है ना, ऑयल्स वेल होते हैं, आप उसमें से सभी कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, सभी आपने नीचे से ऑयल या कोल निकाल लिया, उसके बाद वहाँ वो दोबारा बन ही नहीं सकता, तो वो चीज़ अपने आप ज़ीरो हो जाती है। सो जब हम पूरा धरती के नीचे से वो जितना भी मटेरियल था सब कुछ हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो उसके बाद उसका वो कोई काम नहीं रहता, उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन। और डिप्लीशन हमारे लिए खर्चा होता है, इसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं। देन इट इज़ अमोर्टाइजेशन। टेंजिबल एसेट के लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ करते हैं, और जब कोई इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अमोर्टाइजेशन। लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, है ना, लाइसेंस, इनकी वैल्यू जब कम होगी तो उसको अमोर्टाइजेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज डिलापिटेशन। इसका मतलब होता है कि जब कंपनी कोई एसेट किसी को लीज पे देती है, उधार पे देती है, जैसे किसी लैंडलॉर्ड ने किसी टेनेंट को दे दी कोई चीज़ उधार पे, गाड़ी हमने अपनी उधार पे दे दी कि ठीक है तुम इसको 2-3 महीने इस्तेमाल कर लो। सो जब हम उसको एसेट हैंड ओवर करते हैं, दैट वाज इन गुड कंडीशन। अब वो पर्सन उसको इस्तेमाल कर रहा है, वो उसको यूज़ करते करते वो कई बार टूट जाती है, या है ना उसमें कोई खराबी आ जाती है, तो उसके लिए भी हमें एक प्रोविज़न बना कर रखनी पड़ती है कि जब हमने किसी को वो एसेट उधार पे दी है तो कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। टूट गया वो पर्सन, हमें जो है वो पैसे तो देगा बट वो एसेट की वैल्यू तो कम हो जाती है ना। सो सिंपल है कि जब आप किसी को कोई चीज़ लीज पे देते हो, ठीक है, जो अब प्रॉपर्टी आपने दी किसी को, कोई भी एसेट आपने किसी को हैंड ओवर की कुछ टाइम के लिए ताकि आप उसको इस्तेमाल कर लो, बट उस टाइम ड्यूरेशन में अगर उस एसेट के साथ कुछ होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है ना, तो उसके लिए भी हम प्रोविज़न बना के रखते हैं। ये भी हमारे लिए खर्चा होता है और हम इसको दिखाएंगे अपने खर्चों में। क्लियर। देन लास्ट इज ऑब्सिलेंस। जैसे हमने पहले पढ़ा कि ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी वाला जो एसेट होता है वो अपने आप आउटडेटेड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्सिलेंस। जैसे कोई कंपनी अगर 2G की कम्युनिकेशन फैसिलिटी दे रही थी, अब 4G आ गया तो 2G अपने आप जो है वो आउटडेटेड माना जाएगा। क्लियर। ऑब्सिलेंस के काफ़ी कारण होते हैं कि प्रोडक्शन के मेथड बदल गए, या प्रोडक्ट का डिज़ाइन बदल गया, मॉडल चेंज हो गया, डिमांड लोगों में चेंज होगी। सो किसी भी रीज़न की वजह से जो है वैल्यू कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑब्सिलेंस। क्लियर। सो ये काफ़ी हमारे पास अलग अलग टर्म्स है जिसके साथ जो एक एसेट की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक नटशेल है कि जब भी किसी एसेट की वैल्यू कम होगी ड्यू टू एनी रीज़न, उसकी यूजफुल लाइफ कम हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। And the last topic of this chapter is method of charging depreciation. As you can see there are 10 methods of charging depreciation, but हमारे syllabus में सिर्फ 2 method है, first two straight line method and WDV method, written down value method. हम इसके numerical discuss करेंगे पूरे detail में full fledged. So in this video we have basically discussed about the meaning of depreciation, definition of depreciation, causes of depreciation, needs, factors affecting, and some related terms related to depreciation.